दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड एग्ज़ाम कोड 807 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है योग शिक्षा। इससे पहले हमने 801, 802, 803, 804, 805, 806 ये सारे विषय कर लिए हैं। उनका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लेना। नोट्स के लिए लास्ट समय आपके पास बचा हुआ है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, इच्छा हो तो 8469022568 इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके आंसर की के लिए, जब आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की आंसर की चाहिए तो अपने क्वेश्चन पेपर का साफ साफ फोटो खींच करके पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ बनाना बहुत आसान है, आजकल तो नया ज़माना है। तो पीडीएफ जो है आप हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पेपर की एग्ज़ाम के बाद में आपको आंसर की दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ लेना, 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, सारे एग्जाम पेपर्स जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम जो है बढ़िया नहीं हो पाएगा। ये बता देता हूँ, ये हमेशा मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए। कोई भी 4 आपको आसन पूछा गया। मैंने बहुत सारे आसन दिए हैं जिनको बैठ के किया जाता है। पद्मासन जो है बैठ के किया जाता है। सिद्धासन भी बैठकर ही किया जाता है। मुक्तासन भी बैठ के किया जाता है। व्रजासन भी बैठकर ही किया जाता है। उत्तानासन भी जो बैठ करके किया जाता है। ध्यान आसन भी बैठ करके। ये सारे आसन जो हैं यहाँ पे जो नाम लिखे हैं सारे बैठ करके किए जाते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे 4 पूछता है तो केवल आपको 4 ही लिखने हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, योग का महत्व लिखिए। तो योग का महत्व क्या है? योग का अर्थ जो है होता है वो जो होता है जुड़ाव। शरीर मन और आत्मा का एकीकरण ही योग कहलाता है। यह भारत की प्राचीनतम विद्या है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती है बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करती है। योग के बारे में ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। इसके महत्व की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, मानसिक शांति और तनाव में मुक्ति देता है, एकाग्रता में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, सकारात्मक जीवन शैली का विकास करता है, शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सारा का सारा डिटेल दे रखा है। आगे देखिए, ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं? जब हम ध्यान लगाते हैं तो कौन सी चीज़ें हमें बाधित करती हैं? पहले हम बात करते हैं ध्यान। ध्यान एक गहन मानसिक अभ्यास है जिसमें मन को एकाग्र करने की चेष्टा की जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ध्यान का अर्थ समझाइए। तो आपको हर चीज़ का मैंने यहाँ पे डिटेल आपको, और सब बिल्कुल शब्द जो है इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं, इतने आसान शब्द हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। सारे वीडियोस मैंने इसी तरह के इस बार डाले हैं कि जितना हो सके एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको आसानी से याद कर सकता है। मैंने बताया है कई वीडियोज़ में कि 8वीं 9वीं के बच्चे जो है इस पीडीएफ को आसानी से याद कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपका लेवल तो बहुत हाई है, तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जो है इनको अच्छे तरीके से जो है क्या करा है, निचोड़ निकाल करके और सिंपल शब्दों का प्रयोग करके बनाए हैं। ध्यान एक गहन मानसिक अभ्यास है जिसमें मन को एकाग्र करने की चेष्टा की जाती है, लेकिन इस अभ्यास में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं जो ध्यान को भंग करती हैं। योग शास्त्रों में विशेष रूप से पतंजलि योग सूत्र में ध्यान की प्रक्रिया में आने वाली 9 प्रमुख बाधाओं का वर्णन किया गया है। कितनी? 9 प्रमुख बाधाएं जो है मानी जाती है पतंजलि के अनुसार। अब ये 9 जो प्रमुख बाधाएं हैं, ठीक है, ये जो 9 प्रमुख बाधाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? तो इसमें आता है पहला व्याधि। ठीक है, व्याधि मतलब आपको कोई इलनेस से बीमारी है, डिजीज है। ठीक है, जैसे कि सिर दर्द है, पेट पेट दर्द है, बुखार आदि जो भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। फिर स्त्यान यानी कि मेंटल लेजीनेस, यानी कि आप जो है कहते हैं ना कैसे मन नहीं कर रहा है, तो मन में आलस्य उपजाना। ठीक है ना, ये अभ्यास के समय उगना, मन ना लगना, ये सब आ जाता है। तीसरा जो है संशय, डाउट रहता है क्या यह ध्यान सच में काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब आती है। ये सारी बाधाएं हैं हमारी। प्रमाद, यहाँ पर जो होता है हम इसको क्या है, अभाव, ध्यान नहीं देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, अभ्यास को टालना या लापरवाही, बात थोड़ी देर बाद कर लेंगे, जैसे अभी अभी एग्जाम में सोच रहे थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। आलस्य, आलस्य जो है अभी लेजीनेस अलग से आ गया, तो ये शारीरिक और मानसिक सुस्ती जो होती है ना, इसको कुछ काम करने से रोक देती है। और अविरति, इसमें से जरूरी नहीं कि आप सारे लिखो, लेकिन आपको जितना याद रहता है उतना लिख देना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन लिखता है तो 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं। ठीक है, ध्यान में बैठते समय बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होना, ये होती है अविरति। और भ्रम जो है, सत्य असत्य में जो है अपने खो जाना, अलग सोचना कुछ, है ना। और उसके बाद में अलबद्धी भूमित्व, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो आपका, मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर, एकाग्रता नहीं हो पाती आपकी। एकाग्रता आप बोल सकते हो कि आप गहराई से जो है एकाग्रता नहीं कर पाते हो। इस तरह से ये है 9। और 9 में से कोई भी 4 से 5 आपको याद रखने हैं। तनाव को परिभाषित कीजिए।
तनाव एक मानसिक, भावनात्मक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी प्रकार के आंतरिक या बाहरी दबाव या परिस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अधिक काम करता है या अपेक्षाएं रखता है या समस्या महसूस करता है, तो उसके शरीर और मन में एक असंतुलन पैदा होता है। यही तनाव कहलाता है। तनाव की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिक युग में योग का पूर्ण जागरण किस प्रकार हो रहा है, समझाइए भाई। आज का समय जो है इसमें योग किस तरह से फलता फूलता जा रहा है उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो योग भारत की एक प्राचीन आध्यात्मिक और शारीरिक साधना है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और पतंजलि योग सूत्रों में मिलता है। आधुनिक युग में यह विद्या पुनः जागृत हो रही है और न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रसार प्रचार हो रहा है। योग के पूर्ण जागरण के प्रमुख कारण क्या है, इसमें हम कैसे हो रहा है पूर्ण जागरण, किस प्रकार हो रहा है, उसी को हम समझा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है योग को। जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ठीक है ना, यूएन, यूनाइटेड नेशंस है, इसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है घोषित किया था। तो हम हर 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। विश्व के 150 से भी अधिक देशों में योग का अभ्यास किया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है लोगों की। मीडिया और तकनीकी की भूमिका भी है। योग के बारे में बहुत सारी जो है शिक्षाएं दी जाती हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर मोबाइल ऐप्स हैं, उसके द्वारा जो है वो आपके योग सिखाए जाते हैं। शैक्षिक संस्थानों में योग का समावेशन किया गया है। जैसे डीएलएड में भी योग जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, योग जो बुक पढ़ रहे हैं, इसको भी समावेशित किया गया है। ठीक है। शिक्षण कार्यक्रम में योग को शामिल कर दिया गया है। लाइफ स्टाइल बदलाव की आवश्यकता जो है उसके लिए भी जो है, आप तेज जीवन शैली, तनाव और नींद की कमी से थक रहे हैं तो भी आप योग की तरफ जो है अपना रुख अपना रहे हैं। प्रयास का भी सरकारी प्रयास भी इसमें है। जो आयुष मंत्रालय जो है ये योग के लिए स्पेशली जो है इसको विकसित किया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है। तो ये सारे प्रयास है जो हम कह सकते हैं कि योग जो है वो क्या हो रहा है, पूर्ण जागृत हो रहा है। योग जो है वो पूर्ण जागृत हो रहा है, ये सारे प्रयासों के द्वारा हम महसूस कर पा रहे हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको सारे पॉइंट याद नहीं होते तो प्रश्न के अनुसार पॉइंट लिखें। जितने प्रश्न हो कम से कम उतने पॉइंट तो लिखें। और मैं कहूँगा हमेशा प्रश्न को जब सॉल्व करें तो प्रश्न अगर 3 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखने का हमेशा प्रयास करें। अगर आपका 1 पॉइंट गलत भी होगा तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा। इसलिए हमेशा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है। योग की परिभाषा दें और आधुनिक जीवन में इसकी महत्ता को समझाइए। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है। पतंजलि योग सूत्र में योग को इस प्रकार प्रभाषित किया गया है। मतलब पतंजलि योग सूत्र में इसकी परिभाषा अलग दी गई है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि चित्रवृत्तियों पर काबू करना ही योग कहलाता है। ठीक है। छोटा सा केवल अगर आप लिख लेते हैं, योग की परिभाषा है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, बस इतना ही लिखना है। ये पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो है क्या है, ये एक परिभाषा है। आधुनिक जीवन में योग की महत्ता क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। और आधुनिक जीवन में योग की महत्ता को समझाइए। तो आज के तनावपूर्ण जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। मानसिक तनाव में कमी करता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, डिजिटल जीवन से संतुलन जो है बनाए रखता है। जो टेक्नोलॉजी लाइफ में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गतिशील रह रहे हैं। नींद में सुधार करता है, शिक्षा क्षेत्र में सहयोगी है और आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हठ योग के सिद्धांतों और उसके लाभों पर चर्चा कीजिए। हठ योग के बारे में, तो हठ योग योग की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका उद्देश्य शरीर और मन को संतुलित करके आत्मा की चेतना को जागृत करना है। यह शारीरिक अनुशासन के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शुद्धि पर बल देता है। ध्यान रखिएगा, हठ योग जो है किस पे बल देता है, क्वेश्चन है। तो ये जो है ये जो है आपके मानसिक और आत्मिक शुद्धि पर बल देता है। मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि पर बल देता है। इसमें ह और ठ दो शब्द हैं। ह का अर्थ है सूर्य, ठीक है, जो कि सूर्य की ऊर्जा होती है। और ठ का अर्थ है चंद्र, यानी कि जो चंद्र की ऊर्जा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं हठ योग इन दोनों ऊर्जाओं के संतुलन की विद्या है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हठ योग के प्रमुख सिद्धांत पूछेगा आपसे। हठ योग के बारे में अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा चर्चा करनी है, तो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, या अलग से पूछ ले सिद्धांत। तो इसके सिद्धांतों में अहिंसा आता है, शौच आता है, संतोष आता है, तप आता है और स्वाध्याय आता है। ठीक है। फिर ईश्वर प्राणिधान आता है। हठ योग के लाभ पूछेगा आपसे एग्जामिनर, तो हठ योग के लाभ बता दोगे। इसके शारीरिक लाभ क्या क्या हैं, मैंने पॉइंट वाइज लिख रखे हैं। इसके मानसिक लाभ क्या क्या होते हैं, और इसके आध्यात्मिक लाभ क्या है, और जैनिक जीवन शैली सुधार में इसके क्या क्या लाभ हैं,
ये सारी चीजें हठ योग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में प्राणायाम की भूमिका समझाइए। तो प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका तात्पर्य है प्राण यानी कि जीवन शक्ति का नियंत्रण, प्राण का नियंत्रण यानी जीवन शक्ति, प्राण वायु जो है होती है उस पर नियंत्रण। यह श्वास को नियंत्रित करने की कला है, वायु मतलब ऑक्सीजन, और इसी कला के द्वारा है हम प्राणायाम करते हैं जिसमें मन, शरीर और आत्मा में संतुलन स्थापित होता है। आगे चढ़ के और समझ में आएगा। प्राणायाम जो है सांसों के उतार और चढ़ाव को नियंत्रित करने की कला होती है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। श्वास प्रवास यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ने की गति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। ये सरल शब्दों में सिंपल सी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, श्वास प्रवास की गति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है, यानी श्वास छोड़ना और श्वास लेने की गति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, ये ऑल यूनिवर्स में ये सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन मानी जाती है प्राणायाम की। मानसिक स्वास्थ्य पर प्राणायाम की क्या क्या भूमिका हो सकती है, तो तनाव और चिंता को कम करता है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आप बता सकते हैं। इसमें क्या करता है, ये जो है हमारे प्राणायाम से स्नायु तंत्र शांत होते हैं, जो हमारी अंदर की जो ऑर्गन्स हैं, स्नायु तंत्र है, तंत्रिका हैं, वो जो है शांत हो जाते हैं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं जिसके सहारे हम जीवित हैं, उसकी आपूर्ति बढ़ती है हमारे माइंड के अंदर। और कार्टिसोल जिसको हम तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, इसका स्तर कम हो जाता है। तनाव मतलब हमारा कम होता है यानी कार्टिसोल का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आप कार्टिसोल ध्यान रखिएगा। तनाव हार्मोन होता है, क्या होता है, ये तनाव हार्मोन होता है, ये कम हो जाता है। मन को एकाग्र और शांत बनाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है नींद में सुधार करता है, अवसाद में सहायक होता है। जिसमें देखिए प्राणायाम मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामीन, डोपामीन जो है हमें ऐसे चीज को उपलब्ध कराता है कि जिससे हम रिलैक्स महसूस करें, हैं, खुश महसूस करें, अच्छा महसूस करें। वो जो है मस्तिष्क में इस तरह के सकारात्मक हार्मोन को सक्रिय करता है जिसको सोराटिनिन बोलते हैं और डोपामीन बोलते हैं। इसके बारे में साइंस के विद्यार्थी ज़्यादा जानते हैं। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। अब और क्या करता है, भावनात्मक संतुलन भी स्थापित करता है। अब जो है यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी प्राणायाम जो है आपको बताने हैं, तो आप कौन कौन से बता सकते हैं। इस देखिए यहाँ पर जो है ये प्राणायाम के बारे में है कि प्राणायाम का अर्थ बताइए। ठीक है, प्राणायाम की भूमिका समझाइए। आपसे कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में प्राणायाम की भूमिका, मैं तो हमने बताया कि क्या क्या करता है, ये सारी भूमिकाएं हैं इसकी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी प्राणायाम कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन एक बन जाता है, आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर तो पूछ लेगा तो क्या बोलोगे। अनुलोम विलोम जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम है। भ्रमरी भिनभिनाहट प्राणायाम भी बोलते हैं इसको, भ्रामरी प्राणायाम भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। शीतली या शीतकारी प्राणायाम भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अनुलोम विलोम में मानसिक शांति और एकाग्रता और संतुलन जो है हमारी बढ़ती है, मानस मतलब हमारे मस्तिष्क को शांति के लिए होता है। भ्रामरी जो है चिंता और तनाव को शांत करता है। और शीतली प्राणायाम जो है क्रोध और गर्मी को कम करने वाला होता है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो है तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैनिक अभ्यास में सूर्य नमस्कार के महत्व को वर्णित कीजिए। जब हम दैनिक अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार का, तो उसमें क्या क्या जो है महत्व होगा उसको हम वर्णन करेंगे। तो इसके महत्व में जो है शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। ठीक है, हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र में सुधार करता है, मानसिक शांति और ध्यान जो है बढ़ाता है, वजन घटाने में सहायक होता है, आत्मविश्वास और अनुशासन में जो है नियमित रूप से मदद करता रहता है। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं जो है आपसे पूछ लेता है, तो सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं हैं 12 ही मंत्र हैं जो हर मुद्रा के साथ अलग अलग मंत्र उपयोग किया जाता है। वो आपके सेकेंड ईयर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मंत्रों के बारे में। तो सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं कौन कौन सी है, तो उसमें प्रमणासन है, हस्त उत्तासन है, पद्मासन है। तो इस तरह से आप जो है 12 मुद्राओं को याद रखेंगे। इनको याद रखना अनिवार्य है क्योंकि पूछ लेगा कि नाम बताओ तो आपको लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए इन सभी नामों को एक बार याद करने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादातर नाम नहीं पूछेगा, 4 मुद्राएं पूछेगा, 5 मुद्राएं पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन अगर एग्जामिनर का माथा सरक गया तो 12 पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा जो बच्चे को नहीं आता हो वही पूछता है। योग का विद्यालय, एग्जामिनर का मन मतलब एक पेपर बनाते समय ये लगता है कि उसको मैं इन सारे बच्चों से क्या पूछूं जो इनमें से इनको नहीं आता हो या बहुत कम लोगों को आता हो। एग्जामिनर ये सोचने का प्रयास करता है, प्रश्न वही रहते हैं सिंपल, लेकिन उसको पूछने का तरीका वो बदल देता है।
योग को विद्यालय पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जा सकता है भाई, क्या क्या कर सकते हैं योग को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए? तो नियमित योग कक्षाएं हम करवा सकते हैं, समाकेतिक पाठ्यक्रम को लागू कर सकते हैं जिसमें हम जो आसान भाषा में मूल बातों में आसन प्राणायाम के बारे में बताएंगे, योग शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, हैं योग शिविर और प्रतियोगिताएं कराएंगे, हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान जो है कौन कौन से प्राणायाम के लाभ बताएंगे, और शैक्षिक विषयों से संबंधित जो है इसको कर देंगे, साथ ही साथ ऑडियो विजुअल माध्यमों का प्रयोग करेंगे जिससे हम योग की जानकारी दे पाएं। अब आपसे पूछता है क्वेश्चन, राजयोग और कर्म योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे परिभाषा, मुख्य ग्रंथ, मुख्य उद्देश्य, प्रमुख साधन, प्रक्रिया का स्वरूप, लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका क्या होता है, इस विषयों पर जो हमने इसको अलग अलग किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप जो है ये विषय लिखें, आपको केवल ये सामने वाले दो चीजें लिखनी है। तो इसमें जो है मन को नियंत्रित कर समाधि की ओर ले जाना जो है राजयोग का कार्य है। राजयोग का कार्य है मन को नियंत्रित करके समाधि की ओर ले जाना। कर्मयोग का कार्य है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। ठीक है, राजयोग क्या कहता है, ये पतंजलि योग सूत्र का जो है राजयोग एक अभिन्न अंग है, और कर्म योग जो है ये भगवत गीता का एक अभिन्न अंग है। इसी तरह से राजयोग जो है ध्यान और आत्म साक्षात्कार द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और कर्म योग जो है कर्तव्य पालन द्वारा आत्मा की शुद्धि और मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। राजयोग जो है अष्टांग योग, जो हमारे 8 योग हैं जो पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम आदि के चरणों में आता है अष्टांग योग में। ठीक है, प्रमुख साधन कहाँ पर है, राजयोग का जो अष्टांग योग है उसमें। और जो है कर्म योग जो है ये क्या है, ये निष्काम फल यानी फल की इच्छा बिना कार्य करना उसके अंतर्गत आता है। और इसका जो राजयोग जो होता है ये अंतर्मुखी होता है, इसमें ध्यान धारणा समाधि प्रक्रिया आदि जो है शामिल होती हैं। और कर्म योग जो है ये बहिर्मुखी होता है, कर्म के माध्यम से सेवा या त्याग किया जाता है। उसके अलावा इसमें से सारे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 3 4 5 याद होने चाहिए। राजयोग में ध्यान और चित्त की शुद्धि के माध्यम से जो है शांति प्राप्त की जाती है, और कर्म के माध्यम से मन की निर्मलता का प्राप्त किया जाता है। ठीक है, राजयोग जो है ध्यान में लीन योगी जो है वो राजयोग करते हैं, और परिवार समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे व्यक्ति जो है वो कर्मयोग करते हैं। इसके बाद जो है छात्रों के लिए लाभकारी किसी भी 5 आसनों को सूचीबद्ध करें और समझाएं जो छात्र के लिए लाभकारी हो। तो तड़ासन जो है छात्र के लिए लाभकारी होता है, और ये जो है इसका विवरण हम बता सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को खींचना जो है तड़ासन होता है। इसके लाभ क्या है, तो हमें 5 लाभकारी आसन बताने हैं। पहला है तड़ासन, इसके लाभ हैं शरीर की लंबाई बढ़ाने में सहायक, मुद्रा में सुधार करना, जो आप बैठते हैं पोस्चर आपका सुधारता है, एकाग्रता और संतुलन में विकास करता है। ठीक है, 5 प्रमुख आसन बताने हैं। तड़ासन हो गया, एक होता है वज्रासन, इसके लाभ है पाचन शक्ति को बढ़ाना, भोजन के बाद करने योग्य एकमात्र आसन है, मतलब आप भोजन के बाद ये कर सकते हो, और मन को जो है शांत करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है भुजंग आसन, इसके लाभ है रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, मानसिक तनाव को कम करना और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। और चौथा हम आसन विद्यार्थी को बता सकते हैं पद्मासन, ध्यान और प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम मुद्रा मानी जाती है, एकाग्रता धैर्य और मानसिक शांति प्रदान करती है, इसके लाभ है। और सर्वांगासन जो है इसके लाभ जो है रक्त संचार में सुधार करता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाता है और थकान और तनाव को दूर करता है। तो ये 5 जो आसन है ये विद्यार्थियों को सुझाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 आसनों के नाम बताइए, लाभकारी आसनों के नाम बताइए जो विद्यार्थी के लिए है, तो नाम बताना है। अगर वो लाभ पूछता है तो लाभ भी लिखना होगा, प्रश्न के अनुसार आपको आंसर लिखने होंगे। आगे जो है शिक्षकों में तनाव प्रबंध पर योग के प्रभाव की चर्चा कीजिए। शिक्षकों में तनाव प्रबंध पर जो है आपको जो योग के प्रभाव है उसकी चर्चा करनी है। तो योग के माध्यम से तनाव प्रबंध का प्रभाव, तो शारीरिक विश्रांति या शांति, योगासन जैसे श्वासासन, वज्रासन, बालासन आदि से मांसपेशियों को तनाव मुक्त करते हैं। नियमित अभ्यास से थकावट कम होता है और शरीर ऊर्जावान रहता है। तो इस तरह से जो है कुछ आसन दिए गए हैं जो हम प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है, तनाव प्रबंध के लिए। शारीरिक विश्रांति, मानसिक शांति, ध्यान, भावनात्मक संतुलन, आत्मविश्वास में वृद्धि और नींद में सुधार, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यम और प्राणायाम और विश्व योग दिवस में से किसी 2 पर आपको एग्जामिनर बोलेगा, किसी 2 पे लिखिए, किसी 1 पे लिखिए, सभी पे लिखिए। सभी पे लिखने का वो बोलेगा तो ये वाली लाइन नहीं देगा, सभी पे लिखने के लिए बोलेगा तो ये वाली लाइन नहीं देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर वो बोलेगा 2 पे लिखना है तभी ये सब लाइनें देगा। तो इन तीनों के बारे में, यम, प्राणायाम और विश्व योग दिवस के बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले यम के बारे में समझते हैं।
यम योग का प्रथम अंग माना जाता है। यम जो है प्रथम अंग है। अभी हम आगे देखेंगे यम नियम क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। प्राणायाम प्रत्याहार सारी चीज आती है। यम जो है ये पहला चरण है अष्टांग योगों का, लेकिन हम आगे भी देखेंगे ये अष्टांग योग है क्या। यम योग का प्रथम अंग है जो सामाजिक और नैतिक आचरण से संबंधित होता है। यह 5 नियमों का समूह है, ध्यान रखिएगा। यम के अंदर 5 नियम आते हैं। ये पहला नियम जो है इसमें आता है अहिंसा, दूसरा नियम आता है सत्य, तीसरा नियम आता है असत्य, चौथा आता है ब्रह्मचर्य और पांचवा आता है अपरिग्रह। तो यम के ये 5 जो है नियम है, जिसको ये इन नियमों का समूह जो है यम के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है प्राणायाम पे आपको लिखना था एक शॉर्ट, ये आपने शॉर्ट संक्षिप्त टिप्पणी लिख दी इसके बारे में, यम के बारे में। अब प्राणायाम के बारे में लिख देते हैं। प्राणायाम योग का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें श्वास को नियंत्रित किया जाता है। यह 3 मुख्य क्रियाओं से मिलकर बना होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। ये 3 क्रियाओं के बारे में भी अलग अलग पूछता है एग्जामिनर, कभी तीनों को पूछ लेगा, कभी आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा प्राणायाम के प्रमुख तीनों क्रियाओं का वर्णन कीजिए, या प्राणायाम के क्रियाओं का वर्णन कीजिए, या प्राणायाम के क्रियाओं का सविस्तार समझाइए, क्रियाओं को सविस्तार समझाइए। किसी तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाएगा, समझना आपको है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ध्यान रखिए क्या है ये जो है प्राणायाम की 3 प्रमुख क्रियाएं हैं, 3 प्रमुख क्रियाएं हैं। अब आगे इसमें पहला क्रिया जो होती है वो पूरक होती है, दूसरी होती है कुंभक और तीसरी होती है रेचक। एक सांस को लेना होता है, एक सांस को छोड़ना होता है और एक सांस को रोकना होता है। ठीक है, अब ये पूरक, कुंभक और रेचक क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्राणायाम के प्रकारों में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रमरी, नाड़ी शोधन आदि शामिल है। ये थोड़े से हैं, बाकी बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, तो इसके लाभ क्या होते हैं? मन की शांति होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और तनाव और चिंता भी कम होती है। ये है प्राणायाम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। और एक टिप्पणी पूछी गई थी योग विश्व योग दिवस के बारे में, आपको 2 ही लिखने थे। कोई भी आप एग्जाम जब आपसे 2 पूछेगा तो 2 ही लिखना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। ज़्यादा बताने का मतलब ये है कि सारे बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है विश्व योग दिवस के बारे में बोले तो विश्व योग दिवस जो है प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 2015 से संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बाद मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसकी घोषणा की थी कि भाई 21 जून को हम क्या मनाएंगे? विश्व योग दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब इसमें आगे लिख सकते हैं इस दिवस का उद्देश्य लोगों को योग के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करना है। भाई योग से क्या क्या लाभ होते हैं ये सब जो है हम इसमें, सॉरी, इस दिवस का उद्देश्य जो है लोगों को योग के स्वास्थ्य के लाभों के प्रति जागरूक करना है, यानी योग के क्या क्या लाभ हैं ये लोगों को बताने का मेन जो है मकसद इसका था। 21 जून को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। विश्व योग दिवस विश्व भर में योग के प्रसार प्रचार और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की ओर जागरूकता फैलाने का प्रतीक बन चुका है। तो ये छोटी सी टिप्पणी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप इसमें चाहें तो और लाइनें जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने उतना लिखा है जितना बहुत होता है। अब आगे जो है पंचकोश की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो पंचकोश योग तथा उपनिषदों में वर्णित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो बताती है कि मानव शरीर केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह 5 आवरणों यानी कोशों से बना हुआ है। इन कोशों के माध्यम से व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रकृति का वर्णन किया जाता है। पंच कोशों से हमारा, पंच तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। ठीक है, वो कौन कौन से कोश हैं? तत्व नहीं, कोश। तो वो कोश है पहला अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश जो है ये बोलता है कि जो है हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो अन्न से बना हुआ है, यानी भोजन से बना हुआ है। इसमें हड्डियां, मांस, रक्त, त्वचा आदि शामिल होते हैं, क्योंकि हम अन्न खाते हैं, उसी से हमारा खून बनता है, उसी से मांसपेशियां बनती हैं, उसी से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जो अन्न खाते हैं उसी का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। एक है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इसलिए है कि हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, या प्राणवायु के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। मनोमय कोश यानी कि हमारे अंदर जो है, हमारा शरीर जो है मन के अंदर बहुत सारी भावनाएं रखता है। बिना भावनाओं के कोई मनुष्य नहीं है। अगर वो मनुष्य नहीं है तो इसका मतलब कहाँ गया? वो कोमा में चला गया है, तो वो मनुष्य है ही नहीं, वो बस जिंदा है, बस जिंदा है। विज्ञानमय कोश यानी कि ये जो है आपकी बुद्धि से भी जुड़ा हुआ है, आप ज्ञान तर्क वितर्क कर सकते हैं। और एक होता है आनंदमय कोश, यानी कि जिसमें आपको जो है आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये 5 जो है
पांच जो है कोश है, जिसको हम पंचकोश कहते हैं। इन पंचों कोशों से जो है हमारा शरीर बना हुआ है। तत्व अलग है, तत्व की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है पतंजलि के आधार पर ध्यान पद्धति को समझाइए। पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में ध्यान को अष्टांग योग का 7वां अंग बताया है। कौन सा योग अंग बताया है? 7वां योग बताया है। कौन से में? अष्टांग योग का 7वां अंग बताया है। कौन सा? पतंजलि का आधार ध्यान जो है वो 7वां है। अभी जाएंगे हम 7वां देखेंगे, 7वां नंबर कैसे आता है। पतंजलि के अनुसार ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन को एक ही विषय या बिंदु पर निरंतर जो है एकाग्र किया जाता है, यानी वहीं पर रखा जाता है लगातार। यह आत्म साक्षात्कार और चित्तवृत्तियों को निरोध का साधन करती है, यानी कि उसको रोकने का प्रयास करती है। इसके बाद जो है आपका हम बता सकते हैं पतंजलि के अनुसार ध्यान की परिभाषा क्या है। तत्र प्रत्येक तान्ता ध्यानम। जब मन किसी एक विषय पर निरंतर स्थिर रहता है तो वह ध्यान अवस्था कहलाती है। इसका मतलब ये होता है। इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक का मतलब हिंदी में अनुवाद में ये है। तो आप श्लोक ना याद रखें, आप ये याद रखें। मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पतंजलि ने क्या कहा है। पतंजलि के अनुसार ये छोटी सी परिभाषा है, उस परिभाषा को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, यानी कि हमारे हिंदी के वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसको इस तरह से बताया कि संस्कृत में जो लिखा गया शब्द है उसका ये अनुवाद होता है। अब हम बता सकते हैं जब मन की किसी एक विषय पर निरंतर जब मन जो है किसी एक विषय पर निरंतर एकाग्र रहता है, स्थिर रहता है, तो वह अवस्था जो है ध्यान कहलाती है। धारणा की निरंतरता ही ध्यान होती है। धारणा की निरंतरता ही ध्यान होती है। कभी कभी खाली स्थान में पूछ लेगा, धारणा की निरंतरता ही खाली स्थान है तो ध्यान है। यह मन की एकाग्रता को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पर योग के प्रभाव आपको बताने हैं। तो तंत्रिका तंत्र पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? मानसिक तनाव में कमी करता है। बाकी मैंने डिटेल लिख रखी है, इसको पढ़ लेना। स्नायु शांति करता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसको शांत करता है। और संज्ञा तंत्र यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का संतुलन करता है। ठीक है, मानसिक कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, नींद को सुधारता है, स्नायु रोगों में सहायक होता है, जैसे सिर दर्द, आपका माइग्रेन हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, चिंता होती है वो। शारीरिक रचना एवं शरीर रचना विज्ञान की प्रमुख की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, शरीर रचना विज्ञान शरीर अंगों, उनकी बनावट और रचना का अध्ययन करता है। और शरीर क्रिया विज्ञान उन अंगों की कार्य प्रणाली और तालमेल का अध्ययन करवाता है। दोनों में समझ में आ गया कि शरीर रचना विज्ञान क्या है और शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। तो शरीर रचना विज्ञान समझ में आ गया आपको, शरीर क्रिया विज्ञान जो है एक एक शब्द में समझ में आ गया। योग शिक्षा में शरीर रचना और क्रिया विज्ञान की भूमिका क्या है? सही योगाभ्यास की समझ के लिए, संतुलित अभ्यास के सुरक्षा और सावधानी, प्रभाव का विश्लेषण, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, रोगों की रोकथाम और प्रबंध। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए। कोई 4 पूछा गया है, मैंने यहाँ पे 8 दिए हैं। 8 में से कोई भी आपको 4 लिखने होंगे अगर एग्जामिनर पूछता है। अगर वो सीधा पूछे पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए, अगर कोई 4 नहीं लिखा है तो आपको अपनी मर्जी से अंक अनुसार लिखने होंगे। 2 अंक का है तो आप कम से कम 4 नाम लिखिए। नाम जब लिखेंगे तो एक एक आधा आधा नंबर का एक नाम माना जाता है। योग के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। योग के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, आप दुनिया भर के उद्देश्य लिख सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और लचीलापन प्राप्त करना, मानसिक शांति और तनाव, आध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्माण, नैतिकता विकास, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में विकास, जीवन में सभी स्तरों में संतुलन और सामंजस्य से आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति। ध्यान के प्रकार लिखिए, कोई 4 आपको बताने हैं। तो ध्यान के जो प्रकार है उसमें सगुण ध्यान है, निर्गुण ध्यान है, मंत्र ध्यान है, विपासना ध्यान है, त्राटक ध्यान है, सूक्ष्म ज्ञान है और कुंडलिनी ध्यान है। ये बहुत सारे जो है ध्यान के प्रकार हैं। तो आपको कोई भी 4 लिखने थे, मैंने यहाँ पे 7 दिखाए हैं। ठीक है, तो 7 में से कोई भी 4 लिख दो आप। चिंता क्या होती है? तो चिंता, जिसको एनेक्सिटी बोलते हैं, चिंता एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं के प्रति भय, असुरक्षा या अनिश्चितता का अनुभव होता है। जैसे कि यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति किसी परेशानी, दबाव या संभावित खतरे को महसूस करता है। जैसे कि अभी आप एग्जाम की वजह से तनाव की स्थिति में हो या चिंता की स्थिति में हो। ठीक है ना, तो ये तनाव होता है, तनाव नहीं, चिंता होती है। धारणा का अर्थ क्या है? धारणा का अर्थ अभी हमने बताया था। धारणा क्या है? धारणा योग के अष्टांग मार्ग का 6ठा अंग है
जिसका अर्थ होता है एक स्थान पर मन को स्थिर करना, एकाग्रता बनाए रखना। ठीक है, यह ध्यान की पूर्व अवस्था है जिसमें साधक किसी एक वस्तु, विचार, मंत्र या बिंदु पर अपना मन केंद्रित करता है। यानी कि ध्यान से पहले आता है धारणा, धारणा के बाद आएगा ध्यान। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, धारणा आएगा, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि आता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये रहा अष्टांग योग का अर्थ और 8 अंगों वाला योग होता है। अष्टांग योग क्या है समझाइए। अष्टांग योग का अर्थ होता है 8 अंगों वाला योग। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में वर्णित एक समग्र योग पद्धति है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करना है। अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से, अब देखिए यहां पर शुरू करते हैं। यम जो है यह पहला अष्टांग योग का पहला चरण है। इसके अंदर जो है 5 चीजें आती है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, जब आपसे अष्टांग योग के बारे में पूछेगा तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, ये 8 के 8 लिखने पड़ेंगे। पहला आपने देखा, पहले में ये 5 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि यम के कितने चरण होते हैं, तो यम में 5 चरण होते हैं। ठीक है, नियम के आपके फिर से 5 चरण होते हैं। तो नियम में भी होता है, इसमें शौच होता है, संतोष होता है, तप होता है, स्वाध्याय होता है और ईश्वर प्राणिधान होता है। ठीक है, यम नियम पढ़ लिया आपने। इसी तरह से फिर इसके बाद यम नियम, इसके बाद आता है आसन, आसन के बाद आता है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, धारणा के बाद आता है ध्यान और ध्यान के अंतिम चरण का होता है समाधि। ये जो है अंतिम चरण माना जाता है योग का। ठीक है, तो ये 8 योग के जो है महत्वपूर्ण जो है अष्टांग योग चरण बोलते हैं। 8 अंगों का प्रयोग करके बनाया गया पतंजलि ने, और ये 8 अंगों को आपसे पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है। तो इनको तो आपको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से, आगे भी इसके डिटेल सोल्यूशंस मैं आपको दूंगा। प्रेक्षा ध्यान के कोई 4 लाभ लिखिए। तो इसका लाभ क्या है प्रेक्षा ध्यान के, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास में वृद्धि, भावनात्मक संतुलन, स्वास्थ्य में सुधार, चारित्रिक और नैतिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति। जब भी पूछे कि भाई इसके लाभ लिखो, तो योग में किसी चीज के भी लाभ लिखने के लिए जो है ना सेम होंगे, कम से कम मैक्सिमम पॉइंट सेम होंगे, तो आप वो का वो उठा करके लिख सकते हो लाभ में। विपश्यना ध्यान के कोई 4 सिद्धांत लिखिए। तो पहले सिद्धांत की बात करते हो वास्तविकता का अनुभव, पहला सिद्धांत या उद्देश्य बोल सकते हो आप इसको। दूसरा है वर्तमान में जीना, तीसरा है विकारों की पहचान और निवारण, चौथा जो है वो होगा शारीरिक और मानसिक संतुलन। तो 4 पूछा है तो 4 लिख दो, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने जितने हो सकते हैं उतने लिखे हैं। स्व निरीक्षण और आत्म साक्षात्कार और दुखों से मुक्ति। इसके बाद जो है, अच्छा, विपश्यना ध्यान के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यह जो है प्राचीन बौद्धिक ध्यान विधि है, जिसका अर्थ होता है वास्तविकता का विशेष निरीक्षण करके देखना। यानी जो वास्तविक है, वास्तविक चीज है, उसका भी निरीक्षण आदमी करे। यह भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ध्यान विधि है। ठीक है, जिसमें मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करके जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आपसे पूछ लेगा विपासना ध्यान क्या है, तो वो जो लाइन अभी मैंने पढ़ी है सारी, वो आपको लिखनी होगी। समस्त स्थिति, सम स्थिति एवं दबाव क्या है। तो सम स्थिति शरीर की वह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपने भीतर के वातावरण को संतुलित और स्थिर बनाए रखता है, चाहे बाहरी वातावरण में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ऊपर नीचे हल्का सा हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा हेरफेर इसमें कभी भी नहीं होता है। यही होता है सम स्थिति, यानी हमारे शरीर के अंदर की चीजों को ऐसा ही बनाए रखना, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, यानी कि बाहर का वातावरण कैसा भी हो। रक्तचाप और रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर का नियंत्रण, यानी हमारी जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड शुगर है, उसको नियंत्रित करता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, वातावरण कैसा भी हो, चाहे हम अमेरिका में हो, कनाडा में हो, रेगिस्तान में हो या समुद्र के नीचे हो, तब भी हमारा ये सारी चीजें मेंटेन करेगा। इसी को सम स्थिति बोला जाता है। पसीना आना, जब शरीर गर्म हो जाए, यह भी समस्थिति का ही भाग होता है। महत्व क्या है, महत्व आप बता सकते हैं, अगर पूछता है तो महत्व आपको पढ़ना चाहिए। दबाव या तनाव जो पूछा था वो भी बता सकते हो। तनाव एक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो तब होती है जब व्यक्ति किसी चुनौती, परिवर्तन या दबाव का सामना करता है। जैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको एग्जाम में, तब आपके ऊपर एक दबाव होगा है। तनाव के प्रकार बता सकते हो, शारीरिक तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, भावनात्मक तनाव होता है। इसके प्रभाव भी आप बता सकते हो अगर पूछा जाए तो। योग के रक्त प्रवाह पर
प्रभावों का वर्णन कीजिए। भाई योग का रक्त के प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब रक्त जो प्रवाह होती है, रक्त जो बहती है, उसके ऊपर योग का क्या प्रभाव है, योग का रक्त प्रवाह यानी रक्त के बहने पर क्या प्रभाव है, तो हम बोलेंगे कि योग के प्रभाव हृदय की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। रक्त प्रवाह को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि हृदय द्वारा प्रति धड़कन, यानी एक बार जब हमारा धड़कन धड़कता है तो पंप कर रहा है, यानी कि खून को पंप कर रहा है, ठीक है ना, पंप किया जाता है। वही रक्त की जो मात्रा जो एक बार में धक्का देके दिल ने हमारे शरीर में पहुंचाया, उस मात्रा को ही हम जो है रक्त प्रवाह कहते हैं, कि भाई इतनी मात्रा आगे पहुंची, फिर धड़का, फिर आगे पहुंची, फिर धड़का, तो हमारा जो है 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार पंप करता है हमारा धड़कन खून को, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे हृदय पर भाई योग का, तो हृदय की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जो हमारा हृदय है तो कार्य करने में और भी वृद्धि करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि करता है, यानी कि हमारे खून को जो है अधिक स्ट्रोक में वृद्धि करता है कि वो और अच्छी तरीके से बहे, रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव कम कर हृदय की रक्षा करता है, धमनियों की लचक में वृद्धि करता है, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के दो लाभ लिखिए। अनुलोम विलोम जो है हम क्या बोलते हैं, श्वास को लेना और छोड़ने की प्रक्रिया होती है ये। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण श्वास प्रवास क्रिया है, जिसमें बारी बारी से नासिकाओं से सांस ली और छोड़ी जाती है। यह शरीर और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके मुख्य लाभ जो है आपको बताने हैं, दो लाभ पूछे हैं तो मैंने बहुत सारे लाभ बताए हैं। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति, श्वसन तंत्र की मजबूती, संचार, रक्त संचार में सुधार, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, नाड़ी शुद्धि और हृदय स्वास्थ्य में लाभकारी। ये सारे हैं, इसमें से कोई भी दो पूछा है तो दो ही लिखना है। कुंडलिनी योग को लिखिए। तो कुंडलिनी योग एक प्राचीन और शक्तिशाली योग पद्धति है, जिसका उद्देश्य शरीर में सुप्त यानी कि सोई हुई, जो सो गई है शरीर में शक्ति या ऊर्जा, उसको जो है जागृत करना, ठीक है। कुंडलिनी योग प्राचीन शक्तिशाली योग पद्धति है, जिसका उद्देश्य शरीर में सोई हुई ऊर्जा शक्ति को जागृत करना है। उसको कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, जो सोई हुई शक्ति हमारी जो है ना, उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, उसको हम जागृत करते हैं, तो यही कुंडलिनी योग होता है। यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मूल यानी कि मूलाधार चक्र में स्थित मानी जाती है। ये रीढ़ की हड्डी में यह ऊर्जा होती है, जो हमारी ऊर्जा है कुंडलिनी शक्ति, ये हमारे रीढ़ की हड्डी में होती है। कुंडलिनी योग की विशेषताएं क्या है, यह शक्ति हमारे शरीर में एक सर्प के समान कुंडली मारकर मूलाधार चक्र में स्थित होती है, ठीक है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह रीढ़ के 7 चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। सावधान सावधान साधनाएं क्या होती हैं इसकी, मतलब प्राणायाम करके हम इसको ध्यान प्राप्त करते हैं। पहले प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर आसन, फिर मंत्र और मुद्रा और बंध, ये सारे के सारे इसकी साधनाएं हैं जो इसको करने के लिए की जाती हैं। उद्देश्य जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना, चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करना। ये मतलब वो शक्ति है जिसको बोलते हैं योग महामुनि, जो अभी नहीं है, जो प्राचीन जमाने में थे, जिनके पास ये शक्ति होती थी, उनके शरीर में चमक, आपको लाइट जलती हुई दिखाई देती है, वो हमारे अंदर है, वो ऊर्जा है हमारे अंदर। अगर ऊर्जा नहीं होती तो हम चल नहीं पाते। कोई भी मशीन देखते हो, कोई चलती है, मोटरसाइकिल है, तो उसको ऊर्जा देते हैं पेट्रोल के माध्यम से, हमें ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन और रक्त के माध्यम से, खाने के माध्यम से। तो हमारे अंदर भी पावर हाउस है, तो उस पावर हाउस को जागृत करने के लिए कुंडली योग करा जाता था, जो कि आज के समय में संभव नहीं है। इसके लाभ पूछ लेता कभी कभी एग्जामिनर, भैया कुंडलिनी योग के लाभ बताइए, तो ये सारे लाभ हैं। पंचकोश के नाम लिखिए। अभी भी हमने पंचकोश के नाम पढ़े थे, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा था, यहाँ पे पंचकोश बताया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसका डिटेल। कोशिकाएं क्या है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बस छोटी सी डेफिनेशन आपको यही लिखना है, कोशिका क्या होती है। कोशिका जो है वो जीवों की, हम जो जीवित लोग हैं, जानवर हैं, चाहे वो चींटी हो, तो उन सब की संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी कि उन्हीं के द्वारा हमारी संरचना है, हम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हाइट के, अलग अलग आकार के, अलग अलग कलर के, सब कुछ जो है हमारी संरचना कोशिका के द्वारा ही होती है। और हम जो क्रिया करते हैं, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, आंखों को इधर उधर करना, सारी कोशिकाओं के द्वारा ही होती हैं। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये भी ध्यान रखना कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को ही कहा जाता है, सेल को ही कहा जाता है, जो जीवन की सभी आवश्यकताएं, आवश्यक प्रक्रियाएं करती हैं। प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग है। अभी भी हमने पढ़ा था, आठों के आठों जो अष्टांग योग है ना, उसको सारे अंग पढ़े थे, जिसमें इंद्रियों का संयम
भी कहा जाता है। अष्टांग प्रत्याहार को इंद्रियों का संयम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो एक पूछ लेगा क्वेश्चन, इंद्रियों का संयम किस अष्टांग योग के किस अंग को कहा जाता है? तो प्रत्याहार को जो है ये कहा जाता है, ये पांचवा अंग है, ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है, तो पांचवा अंग है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, कौन सा अंग है, पांचवा अंग है, ठीक है। यह योग की वह अवस्था है जिसमें साधक अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मुख करता है, यानी कि हमारी जो बाहर की चीज़ों को देखकर हम भटक जाते हैं ना, उसको बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। प्रत्याहार की विशेषताएं क्या है? तो इंद्रिय निग्रह होता है इसमें, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि को बाहरी विषयों की ओर आकर्षित नहीं होने देना ही ये आता है प्रत्याहार में। ध्यान की तैयारी की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रत्याहार करते हैं जब इस सब पे कंट्रोल करते हैं, हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, मन की शुद्धि करते हैं। प्रत्याहार के लाभ जो पूछे तो लाभ भी आप बता सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका क्या है? तो हठ योग प्रदीपिका एक प्राचीन प्रसिद्ध योग ग्रंथ है। क्या है ये? योग ग्रंथ है जिसकी रचना स्वामी स्वात्माराम ने की थी 15वीं शताब्दी में, ठीक है। हठ योग ग्रंथ की विधियों और अभ्यासों का विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है। यह ग्रंथ जो है, यह ग्रंथ हठ योग की 3 प्रमुख रचनाओं में से एक है, ठीक है। हठ योग, जो हठ योग प्रदीपिका है, ये हठ योग की जो 3 रचनाएं हैं उसमें से एक हठ योग प्रदीपिका है, दूसरा जो है वो है घेरंड संहिता, और तीसरा जो है वो है शिव संहिता। तो ये 3 जो है आपके हठ योग रचनाएं हैं, हठ योग की रचनाएं हैं जो 3 तरह की हैं अलग अलग। हठ योग प्रदीपिका है एक, एक जो है घेरंड संहिता है, और एक शिव संहिता है। प्रदीपिका का अर्थ होता है दीपक, अर्थात यह ग्रंथ हठ योग को प्रकाश में लाता है। अच्छा, ध्यान, जप ध्यान और अजप ध्यान को स्पष्ट कीजिए। तो जप ध्यान का अर्थ क्या होता है? जप का अर्थ होता है किसी मंत्र या नाम का बार बार उच्चारण करना या ध्यान करना, एकाग्र मन से चिंतन करना। इस प्रकार जप ध्यान वह साधना है जिसमें साधक मंत्र, ईश्वर के नाम या किसी पवित्र शब्द का मानसिक रूप से या माला लेकर के, आपने देखा होगा हमारे घर में जो नानियाँ परनानियाँ होती हैं या मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो माला लेके जपते हैं, तो उसी को हम जो है जप ध्यान कहते हैं, जिसमें हम किसी मंत्र का उच्चारण का, ईश्वर के नाम का, किसी भी चीज़ का जो है उच्चारण करते हैं, बार बार करते हैं, निरंतर करते हैं। विशेषताएं जो है आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम माला 108 मनकों वाली हम हमेशा अक्सर उपयोग की जाती है, 108 मनकों की माला, जिसको हम जब ध्यान में इस्तेमाल करते हैं। ये मन की एकाग्रता को बढ़ाए रखने में, जब आप गिनोगे ना माला को, तो आपको माला गिनने के लिए एकदम संयम रखना पड़ेगा कि 108 बार ही आप उस नाम का जप करें, इसलिए एकाग्रता ऑटोमेटिक बढ़ती है। ऐसा नहीं कि कोई जा रहा, अभी देखोगे कि इनकी एकाग्रता आप देखोगे, नानी पर नानियाँ जो माला जपती हैं या जो पंडित है वो माला जपते हैं, तो आप देखते रहना, उनकी माला चलती रहेगी एक हाथ में, वो आपसे बात भी करते रहेंगे, आपसे कुछ भी बात करते रहेंगे, उनकी माला चलती रहेगी। यानी कि उनकी एकाग्रता इतनी अच्छी है कि वो माला पूरी जप लेते हैं और आपसे बात भी करते रहते हैं और मन का ध्यान भी रखा रहता है। वाह, ये है कला इसकी, ठीक है ना। इसके लाभ जो है आप बता सकते हैं। और अजप ध्यान जो है वो थोड़ा सा इससे उल्टा हो जाएगा। अजप ध्यान का मतलब है जो जप बिना जपे चलता है, जो जप बिना जपे चलता है, यानी कि हम उसको जपते नहीं है, अर्थात ऐसा ध्यान विधि जिसमें सांसों के साथ स्वतः होने वाला जप होता है, ठीक है। यह ध्यान साधक की स्वाभाविक श्वसन और प्रवसन प्रक्रिया पर आधारित होता है, ठीक है। सांस अंदर जाते समय सो और बाहर जाते समय हम ध्वनि स्वतः उत्पन्न होती है, यह सोहम मंत्र कहलाता है। इसी को जो है अजब ध्यान, इसमें जो मंत्र हमारा होता है उस मंत्र को हम जो है सोहम मंत्र कहते हैं। एक जो है आपका सांस को अंदर लेते समय जो होता है वो सो होता है, और सांस को जब हम बाहर ले जाते हैं तो हम होता है। साधक केवल इस ध्वनि और सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि इसमें जप नहीं किया जाता है, बार बार जप नहीं किया जाता, किसी माला का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो हमारी सांसें होती हैं, ठीक है। अब ये विशेषताएं हैं जो ये है, जप जो है प्राकृतिक और स्वतः चलने वाली होती है, ठीक है ना। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट करनी है। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना, ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता के साथ चिंतन या मनन करना। तो प्रेक्षा ध्यान का मतलब क्या हो गया? हम बोलेंगे साक्षी भाव से आत्मा या अपने भीतर की भावनाओं, विचारों और शरीर की क्रियाओं या प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना जो है प्रेक्षा ध्यान कहलाता है, ठीक है। अब यह एक वैज्ञानिक और ध्यानपूर्ण
प्रक्रिया है जिसमें आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा विकसित किया गया था, जिसे आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा विकसित किया गया था। किसको? प्रेक्षा ध्यान को। प्रेक्षा ध्यान के उद्देश्य क्या हैं? अर्थ बता दिया आपको, अब उद्देश्य बताएंगे। तो उद्देश्य जो है बहुत सारे हैं, इसमें हम बता सकते हैं आत्मिक जागरूकता विकसित करना, मन वचन और कर्म की शुद्धि करना, तनाव और मानसिक अशांति को कम करना, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना, भावनात्मक संतुलन और आत्मनियंत्रण पैदा करना। ठीक है। शरीर रचना पर योग का प्रभाव बताइए। तो मांसपेशियों पर प्रभाव क्या होगा वो आप बता दोगे। ठीक है। शरीर रचना में हमारी शरीर जो है वो किस चीज की बनी है और उस पर योग का क्या प्रभाव होगा ये पूछ रहा है। समझ में आ गया? दोबारा बोल रहा हूँ, शरीर रचना का मतलब है शरीर हमारी किन किन चीजों से बनी हुई है और उस पर योग का क्या प्रभाव होगा वो इसमें आपसे पूछा गया है। तो योग का शरीर की रचना पर प्रभाव जो है वो मांसपेशियों पे, हमारे मांसपेशियों पे, शरीर पे योग का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके पॉइंट लिखे हमने। इस तरह हमारी हड्डियां जो है वो भी बनी हुई है, शरीर का हिस्सा है। हड्डियों और जोड़ों पर जो है योग का क्या प्रभाव होगा। इस तरह से तंत्रिका तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमारे शरीर का हिस्सा है। श्वसन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग से भी क्वेश्चन पूछता है कि तंत्रिका तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए, श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए, पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। तो ये सारे को पढ़ना पड़ेगा आपको। मांसपेशियों पर योग का प्रभाव लिखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक साथ मैंने दे दिए हैं, यानी कि एक ही आंसर में सारे क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से याद करना है, स्किप मत करना कि हाँ चल दिए लिख कर पढ़ करके और वहां पे जाके भूल गए सब कुछ। मानसिक, अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा पूछ ले ना, मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव लिखिए। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था मानसिक स्वास्थ्य नहीं, सॉरी, ये तो क्योंकि शारीरिक रचना है ना, तो मानसिक स्वास्थ्य पे पूछेगा, हर चीज पे पूछेगा क्वेश्चन। तो तनाव और चिंता में कमी होती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने कार्टिसोल जो है आपको बताया था, ये कार्टिसोल जो हमारा हार्मोन होता है ये तनाव को कम करता है। ठीक है। ये जो है योग से निकलता है, योग के कारण जो है ये स्त्राव होता है हार्मोन। हर हार्मोन जो है स्त्राव होता है। हमारे शरीर जो है पूरा हार्मोनों का ही एक जुत्था है। हमें जब किसी से प्यार मोहब्बत होता है, हमें किसी को गले लगाने का मन करता है, या फिर हमें हंसने का मन करता है, हमें रोने का मन करता है, वो मन तो हमारा कर रहा है, लेकिन वो मन कौन बना रहा है? वो हमारे हार्मोन बना रहे हैं। हमारा मूड कौन नियंत्रित कर रहा है? हार्मोन कर रहे हैं। और हार्मोन को कौन नियंत्रित कर रहा है? कोई नहीं। यानी हमारा शरीर उसको नियंत्रित कर रहा है, हमारा दिमाग उसको, हार्मोन को नियंत्रित नहीं करता है। तो हार्मोन जो है हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके सामने लाफ्टर गैस छोड़ दिया जाए तो आप सोच नहीं रहे हैं कि आपको हंसना है, वो हार अपने आप, जब आप सांस लेंगे अंदर जाएगा आपके शरीर में, वो हार्मोन अपने आप, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, तो जैसे ही आपको छोड़ेगा आपके दिमाग में जाएगा, अपने आप आपके दिमाग को एक साइड वो क्या संकेत देगा कि अब हंसने का मन करेगा, भाई तुम्हारा हंसो। तो खूब जोर जोर से हंसने लगोगे, चाहे वहाँ पे मातम छाया हो, लेकिन वो लाफिंग गैस आपको सुंघा दी गई तो मातम में भी आप बहुत जोर जोर से हंसोगे। ये भी बता देता हूँ, लाफिंग गैस का ये खास बात है। कई लोग जो है मजाकिया तौर पे भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सारे योग के प्रभाव है जिनको आप लिख सकते हैं। इनमें से 2 3 4 जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कीजिए। मैं तो कहूँगा सारे याद कीजिए, बहुत ईजी हैं और आपसे ज़्यादा पूरे नहीं पूछता है। पूछेगा 2 प्रभाव लिखिए, 3 प्रभाव लिखिए, और सीधा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन लिख बोलेगा तो 4 प्रभाव लिख दीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन बोलेगा तो 5 प्रभाव लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको प्रभावों को क्वेश्चन के अंक के हिसाब से लिखना है। योग का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा लिखिए। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग शब्द जो है संस्कृत धातु युज से बना हुआ है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि योद शब्द जो है संस्कृत धातु के किस शब्द से बना होता है? युद्ध, युज से बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना, मिलाना या एकीकरण करना। युज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, मिलाना या एकीकरण करना। इस प्रकार योग को हम क्या बोलेंगे? आत्मा का परमात्मा से मिलन या शरीर मन और आत्मा का संतुलन और एकता ही योग है। ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो है ये योग का शाब्दिक अर्थ भी हो गया, हमने समझ लिया। अब योग की परिभाषा बोले तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि पतंजलि की परिभाषा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मन की वृत्तियों का निरोध ही या मन की वृत्तियों पर संयम पाना ही जो है योग कहलाता है। इसको बोला गया है योगश्चित मनवृत्ति निरोध। इसके बाद जो है भगवत गीता के अनुसार जो बोला गया है उसमें बोला गया है योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता ही योग है। यह किसके द्वारा कथन है? ये भगवत गीता के द्वारा ये कथन किया कहा गया है, योग की परिभाषा दी गई है।
पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। तो अभी देखो मैंने कहाँ कहाँ हर चीज पर योग का प्रभाव पूछ सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है, वो चाहे कैसे भी पूछ ले, ठीक है। तो पाचन तंत्र पे क्या होगा, पाचन शक्ति में वृद्धि करेगा, गैस एसिडिटी कब्ज में राहत देगा, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता बढ़ाएगा, पाचन रसों का जो है संतुलन, हमारे अंदर जो है पित्त रस, जठर रस, अग्नाशय रस, बहुत सारे रस निकलते हैं, तो उनका संतुलित करता है, मानसिक तनाव में कमी करेगा। ये सारे के सारे योग के प्रभाव है हमारे पाचन तंत्र पे। इसी तरह से योग के क्षेत्र में किन्हीं दो योग संस्थाओं के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं पतंजलि योग पीठ जो कि हरिद्वार में है, इसका स्थापक जो है योग ऋषि स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी थे, है ना, हैं। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 2006 में हुआ था। तो इसने पूछा है कि कौन कौन से जो है संस्थान हैं योग जिनका योगदान आप उल्लेख कर सकते हैं, तो मैंने दो का किया है। एक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का है, इसका योगदान क्या है, योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में जन जागृति पैदा की है, ये सारी चीज़ें आप योगदान लिख सकते हैं। और दूसरा जो है दूसरा संस्थान है काबल्य धाम लोनावाला में, इसके संस्थापक स्वामी कुवल यानंद जी हैं, जिन्होंने इसको 1924 में स्थापित किया था। इसका योगदान भी यहाँ पर है जिनको आप याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है और हर बार पूछे जाते हैं, मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं, इसलिए ढंग से याद करने हैं। ध्यान का क्या अर्थ है, ध्यान के लाभों को समझाइए। अभी हम ध्यान को कई बार पढ़ा है, अब ध्यान को फिर से और थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन पूछा है, तो हम ध्यान के बारे में यहाँ समझेंगे। ध्यान का शाब्दिक अर्थ है एकाग्रचित होकर किसी एक वस्तु, किसी विचार पर मन को केंद्रित करना, मतलब एक जगह पे ध्यान लगाना। योग शास्त्रों के अनुसार ध्यान वह अवस्था है जिसमें साधक का मन भटकाव से मुक्त होकर एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। पतंजलि के अनुसार ध्यान जो है धारणा से आगे की अवस्था है। धारणा, ध्यान और फिर समाधि आता है। अभी हमने अष्टांग योग के चरण पढ़े थे, अंग पढ़े थे, तो उसमें आता है पहले क्या आता है, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, ठीक है ना। तो धारणा जो है, ये ध्यान जो है, ये धारणा से आगे की अवस्था है, यानी धारणा आएगा, धारणा के बाद जो है ध्यान आएगा, और ध्यान के आगे जो आएगा वो समाधि आएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना, याद होगा तो समझ में आएगा। तो याद रहेगा तो अष्टांग योग के 8 चरण याद है, तो आपको पता चल जाएगा कि ध्यान के आगे धारणा आती, धारणा के आगे ध्यान आता है, ध्यान के आगे समाधि आती है। तो योग सूत्र में यहाँ पर जो ध्यान का अर्थ है वो हम बोलेंगे, एक ही विषय पर चित्त का निरंतर प्रवाह ही ध्यान कहलाता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं एक विषय पर चित्त का यानी मन का नियंत्रण ही ध्यान कहलाता है। और ध्यान के जो लाभ पूछे एग्जामिनर तो बता सकते हो, मानसिक शांति एवं तनाव मुक्ति, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, नींद में सुधार, भावनात्मक संतुलन, आत्मबोध और आत्म नियंत्रण, ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हो। विपश्यना ध्यान से क्या आशय है, इस ध्यान के सिद्धांत व प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो विपश्यना ध्यान मैंने बता दिया था कि एक पाली शब्द है, और इसके जन्मदाता जो हैं वो कौन है, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है ये दी गई है, ध्यान दिया गया ध्यान है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके सिद्धांत क्या हैं, तो अनिच्छा और दुख और अंता, ठीक है, ये इसके ध्यान के सिद्धांत हैं जो किसने दिए हैं, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। तो इसके सिद्धांत और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो प्रक्रियाएं कुछ इस तरह से हैं, ये प्रक्रिया है शारीरिक स्थिरता, अपनापन ध्यान, सॉरी अनापना आनापान ध्यान, और शारीरिक संवेदनाओं का निरीक्षण, समभाव बनाए रखना और नियमित अभ्यास। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो लाभ भी आपको लिखने हैं। छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे ध्यान प्रबंध की भूमिकाएं हैं, मानसिक और शांति की स्थिरता, एकाग्रता में वृद्धि, भावनात्मक संतुलन, नींद में सुधार, स्वयं की समझ, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान की भूमिका है जो छात्रों के लिए स्पेशल मानी जाती हैं। इसके बाद जो है ध्यान की कुछ विधियां जो छात्रों के लिए उपयोगी हैं, तो आनापान ध्यान, श्वास पर नियंत्रण जो होता है, प्रेक्षा ध्यान, जप, मंत्र जप ध्यान, और योग निंद्रा ध्यान। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ऐसी रासायनिक ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन नामक रसायनों को का श्रवण श्रवण सीधे रक्त में करती हैं, मतलब स्त्रावित करती हैं, निचोड़ करके रक्त में डाल देती हैं। अंतःस्रावित ग्रंथियां जो है, स्त्राव करना मतलब किसी चीज़ का बहना, किसी चीज़ को निचोड़ करके जो है लिक्विड फॉर्म में, तो वो रक्त में डाल देती हैं। यह हार्मोन शरीर में विभिन्न गतिविधियों जैसे विकास, मतलब पाचन, प्रजनन, मूड और तनाव को नियंत्रित करने में जो है काम आते हैं। प्रमुख अंतःस्राव ग्रंथियां कौन सी होती है, प्यूटरी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, अग्नाशय होता है, कॉनेंट ग्रंथियां होती हैं, हाइपोथैलेमस होता है। ये सारी की सारी ग्रंथियां होती हैं जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। योग
योग का प्रभाव अंतःग्रंथियों पर क्या पड़ता है ये हम बता सकते हैं। तो हार्मोन स्त्राव में संतुलन करता है, तनाव हार्मोनों में कमी करता है, पिनियल ग्रंथि की सक्रियता बढ़ाता है, प्रजनन हार्मोन में सुधार करता है, डायबिटीज में लाभ देता है। ये सारे पॉइंट हैं जिनमें से आप कुछ पॉइंटों को लिख सकते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। बैठ करके किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए, कोई भी 4 बताने हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, तो इनमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपसे 8 पूछ ले तो 8, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं पूछता है, तो आपको 4 याद रखना है, कम से कम 4 से 5 याद रखिए। ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं? तो ध्यान में हमारा मन चंचल हो, ये बाधा करेगा, निंद्रा हो, आलस्य हो, अतीत या भविष्य की चिंता हो, क्रोध और द्वेष हो, ठीक है, असंयमित खान पान हो, अनियमित खान पान हो, या अनसंयमित खान पान हो, आवाज़ और वातावरण, डिजिटल विकर्षण, जो मतलब हम आजकल मोबाइल टीवी में ज़्यादा खोए रहते हैं, अधीरता। इसके अलावा जो है आप संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया योग सूत्र और समाधि पर। तो योग सूत्र अभी भी हमने बताया, योग सूत्र महान पतंजलि द्वारा रचित जो है एक ग्रंथ है, ठीक है। इसमें 195 सूत्र हैं, ठीक है, जो 4 अध्यायों में विभाजित किए गए हैं। और 4 अध्याय कौन कौन से हैं? समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ठीक है। योग सूत्र में जो है ये योग सूत्र पतंजलि द्वारा रचित जो है एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में जो है 195 सूत्र हैं। ये भी ध्यान रखना है, कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं। और इसमें 4 अध्यायों को शामिल किया गया है, या 4 अध्याय जो है इसमें शामिल हैं। पहला अध्याय जो है वो समाधि पाद है, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। इस ग्रंथ में योग का उद्देश्य, साधन, बाधाएं और समाधि की अवस्था को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। पतंजलि का यह ग्रंथ अष्टांग योग की संपूर्ण व्याख्या करता है। इसी में तो अष्टांग योग का संपूर्ण व्याख्या मिला है, जिसमें यम नियम है ना। अब देखो, इसी के बाद हमसे पूछा है समाधि के बारे में। समाधि योग की अंतिम अवस्था है, जो हमने 8 चरण पढ़े थे उसमें अंतिम चरण जो आता है वो समाधि आती है, जिसमें साधक का चित्त पूरी तरह से, यानी मन जो है पूरी तरह से शांत होकर के आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाता है। चित्त मतलब होता है मन, जिसमें द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एकता का अनुभव होता है। समाधि के प्रकार जो है इसमें भी होते हैं 2 तरह की समाधि, एक सविकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है, ठीक है। समाधि से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और ये मोक्ष या कैवल्य की ओर ले जाती है। पतंजलि के आधार पर ध्यान की पद्धति को समझाइए। तो योग सूत्र में ध्यान को अष्टांग योग के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और इस ध्यान को जो है हम बताएंगे कि ध्यान जो है किस तरह से, हम किन चरणों के माध्यम से ध्यान को जो है पतंजलि के आधार पर बताना है ना। तो ध्यान पद्धति को समझने के लिए हमें अष्टांग योग के 3 उच्चतम चरणों पर विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या बोला गया है कि ध्यान पद्धति को समझने के लिए हमें अष्टांग योग के 3 उच्चतम चरणों पर ध्यान देना होता है, अगर हमें ध्यान पद्धति को समझना है। पहला होता है इसमें धारणा। यह ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें साधक किसी वस्तु, विचार, मंत्र या बिंदु पर मन को केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए त्राटक यानी दीपक की लौ को देखना, जप, मंत्र का जप करना, ये सब जो है पहला है धारणा, ठीक है। फिर आता है ध्यान। जब धारणा में निरंतरता आ जाती है, यानी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मन एक ही वस्तु पर स्थिर हो जाता है, तो वह ध्यान कहलाता है। जब मन एक ही वस्तु पर स्थिर हो जाता है तो वह ध्यान कहलाता है। इसमें विचारों की निरंतरता और गहराई बढ़ती है। पतंजलि के अनुसार जो है एक श्लोक लिखा गया है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, ठीक है। अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर जब ये ध्यान हो जाता है तो सीधे सीधे हम समाधि में चले जाते हैं। तो समाधि में क्या होता है? ध्यान की चरम स्थिति में, जिसमें साधक और ध्यान की वस्तु में कोई भेद नहीं रहता, पूरी चित्त पूरी तरह यानी मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, तब हमारे को समाधि प्राप्त हो जाती है। पतंजलि के अनुसार ध्यान पद्धति के चरण क्या हैं? स्थिर और शांत स्थान का चयन होता है, तो ये सारे चरण हैं। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा आपको बता देनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जो है वो क्या कहता है? मानसिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन की सामान्य तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सकता है और कार्यक्षम रूप से यानी कार्य को क्षमता के रूप से, अपने पूर्ण क्षमता के रूप से कर सकता है तथा अपने समुदाय में योगदान कर सकता है। यही होता है मानसिक स्वास्थ्य का परिभाषा जो WHO ने दी। अब जो है गीता समस्त योगों की जननी है।
बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को आप समझाइए। तो भगवत गीता भारतीय सांस्कृतिक और दर्शन का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू को संतुलित करने की शिक्षा दी गई है। गीता में वर्णित योग के विविध मार्गों के कारण इसे समस्त योगों की जननी कहा जाता है। यानी गीता में वर्णित जो योग हैं उसके बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, योग करने के बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, इसीलिए जो है गीता को समस्त योगों की जननी कहा जाता है। गीता को समस्त योगों की जननी कहने के बहुत सारे कारण हैं, जो मार्ग बताए हैं वो कौन से हैं। गीता को समस्त योगों की जननी कहने के कारण विविध मार्गों के द्वारा ही जो है हम बता सकते हैं, जिसमें कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, भक्ति योग होता है, राज योग और ध्यान योग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं इसमें। इसके बाद जो है गीता की विशेषताएं, योग योग के शिक्षण में क्या बोल सकते हो, गीता की विशेषताएं योग शिक्षण में। ठीक है ना, तो आपसे पूछता है कि आप गीता की विशेषताएं लिखिए योग शिक्षण में, योग शिक्षा में गीता की विशेषताएं लिखिए। तनाव प्रबंध में ध्यान की भूमिका को समझाइए। तो तनाव प्रबंध में ध्यान की क्या क्या भूमिकाएं हो सकती है। मानसिक शांति प्रदान कर सकता है, चिंता और नकारात्मक विचारों को कम कर सकता है, एकाग्रता और आत्म नियंत्रण बढ़ा सकता है, नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है, सकारात्मक सोच को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा निचोड़। सामने आपके प्लेलिस्ट आ रही है स्क्रीन पर, इसमें सारे विषय हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। और समय समय पर आपके सारे सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई भी विषय मत छोड़िए, और बार बार एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन कुछ ना कुछ सीखा होगा। जिन क्वेश्चनों के आंसर आप सोच रहे होंगे कि क्या लिखना है, उनके आंसर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।